समग्र भारत से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जिस स्तर पर हमारे देश की संस्कृति और जो संस्कार है वो सामने आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार की संस्कृति और संस्कार है, इसमें मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। एक तो संस्कृति और एक संस्कार। जहाँ तक संस्कारों का प्रश्न है, पिछले काफ़ी समय से जो संस्कार हैं या तो वो घर से पैदा होते हैं या फिर वो विद्यालय में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में डेवलप होते हैं, सिखाए जाते हैं या उनको अभ्यास कराया जाता है, वैसी आदतें डाली जाती हैं जो उनके संस्कार बन जाते हैं। लेकिन पिछले कम से कम मैं 2 या 3 दशक कह सकता हूँ, 20-30 साल से मेरा जो देखने में आया है, उसमें संस्कारों को लेके जो भारत में संस्कारों में जो कमी आती जा रही है वो वास्तव में ही चिंताजनक है। क्योंकि यदि संस्कारों में कमी नहीं आती तो जिस प्रकार की संस्कारों में के कारण जो देश प्रेम होना चाहिए वो देश प्रेम नहीं है, जो मातृ पितृ प्रेम होना चाहिए वो मातृ पितृ प्रेम नहीं है। अब जो नई जनरेशन है, जो पिछले 20-30 साल से उभर के आ रही है, इनका सारा का सारा ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई में, अपने करियर पे, अपने वो सेल्फ सेंटर्ड होती जा रही है और उनमें भावना नाम की चीज़ जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उनका संपर्क खाली इतना ही रह गया है कि हमें किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, मतलब हमारा राइट क्या है, ये हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं ये संस्कारों से दूर होता जा रहा है। अमर पाठक जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आता है कि कई बार हमारे आसपास के माहौल से ऐसी खबरें आती हैं कि जहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटती हैं, यानी कि इंसानियत भी तरसती है कि अगर ये हो क्या रहा है। तो क्या मानते हैं कि हमारे समाज में कुछ बदलाव अनावश्यक रूप से घुसता जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार आपने कहा है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं जिनसे कि हमें शर्मसार होना पड़ रहा है, इसमें भी विद्यालयों की शिक्षा को मैं प्राथमिकता दूंगा कारण को। क्योंकि जो बच्चे में किसी भी बच्चे में जो संस्कार या जो उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के पीछे उसके जो संपर्क में साथी रहते हैं, जिनको हम दोस्त कहते हैं, उनका बहुत प्रभाव रहता है। जैसे 10 आदमियों में अगर 6 संपर्क में जो हमारे मित्र हैं या सहयोगी हैं वो अच्छे संस्कार के हैं तो वो 4 के संस्कारों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अगर 10 में से 6 के संस्कार या उनकी मानसिकता ठीक नहीं है तो वो 4 को भी खराब कर देंगे। जिस प्रकार कहा जाता है कि एक मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है, अभी तो जो मछलियाँ ही हैं वो 60% गंदी होने लगी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो संस्कार को अगर हम देखें तो अधिकतर जो हैं वो इस तरीके से मानसिकता बढ़ती जा रही है कि वो स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस प्रकार की घटनाएं अभी कुछ हमारी लड़कियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ घट रही हैं, जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, मैं अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जो चरित्रहीनता जो स्त्रियों के और महिलाओं के विरोध में काफ़ी समय से अलग अलग राज्यों में देखने में आ रही है, उसके बाद सजाएं देने के बाद, सजा का अर्थ है कि उस आदमी को सबक मिलना चाहिए, लेकिन सजाएं मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा। अमर पाठक जी, मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु भी उसकी निश्चित होती है, ये सनातन सत्य है जी। क्या जन्म के साथ उसके जीवन के जो सुख और दुख वो तय होते हैं? क्या वो ग्रह और नक्षत्र जिसमें वो पैदा होता है वो निश्चित करता है कि इसका जीवन इस तरह का बीतेगा? देखिए, ये प्रश्न आपने एक ऐसा प्रश्न किया है जिससे कि ज्योतिष में लोगों का विश्वास या तो बनता है या बिगड़ जाता है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं ज्योतिष को इस प्रकार देखता हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन ज्योतिष ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। तो जो बात हम मानते हैं हम उसी बात को आधार लेकर चलते हैं। जिस प्रकार आपने प्रश्न किया कि ये मृत्यु और जीवन के बीच में जिस प्रकार के हमारे भोग हैं, वो भोग किस प्रकार से काम करते हैं,
तो मेरा मानना ऐसा है, मैं आपको इसका अगर उदाहरण दूं तो आपको बहुत सारे दर्शकों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं और बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसमें कुछ तो डिपॉजिट कराते हैं और कुछ विड्रॉ कराते हैं, लेकिन साल के बाद में यदि आपका उसमें निवेश है, सेविंग बैंक है या एफडी है, तो आपको ब्याज मिलता है। और अगर आपने ऋण ले रखा है बैंक से तो उसमें आपको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन हर नव वर्ष में आपको वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। अगर वो देना है तो आपको ब्याज समेत देना है और अगर लेना है तो आपको ब्याज समेत लेना है। तो इसी प्रकार ये जीवन है कि जब आप ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार किसी खास दिन, खास नक्षत्र, खास समय पर जन्म लेते हैं तो आप एक बैलेंस लेके पैदा होते हैं, जिसको हम विंशोत्तरी दशा या बैलेंस ऑफ दशा कहते हैं। तो जब वो दशा लेके पैदा होते हैं उसके बाद में हमारा कर्म शुरू हो जाते हैं। वैसे छोटी उम्र तक लगभग 4 साल तक कर्म नहीं माने जाते, लेकिन 4 साल मतलब जिस दिन से आदमी मैं करना शुरू कर देता है या बच्चा को मैं करना सिखा दिया जाता है, उसके कर्म शुरू हो जाते हैं। तो वो कर्म कुछ डिपॉजिट के रूप में काम करते हैं और कुछ कर्म उसके विड्रॉल के रूप में काम करते हैं और वही हर वर्ष उसको आगे ले जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कर्म के कारण आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटती हैं, तो क्या मानते हैं कि हमारे समाज में कुछ बदलाव अनावश्यक रूप से घुसता जा रहा है? अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन या जो भविष्यवाणी है वो कुछ अलग निकलती है। वो इस प्रकार हो सकती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये भविष्य में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जो आपने प्रश्न किया वो बड़ी अच्छी दिशा है और बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना यह है कि अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बदले हैं उनमें सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी अपनी सीमा, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से कार्य किया है। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जब से, मेरी इस समय 56 वर्ष आयु है, लेकिन जब से मैंने समझ लिया है, या तो मैंने ये प्रतिभा पहले जो देखी वो इंदिरा गांधी में देखी थी, या उसके बाद उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली जो निर्णय लेने में बिल्कुल स्पष्ट और स्वच्छ हैं, वो भारत के इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोगों का मानना या समाज का या देशवासियों का मानना सिर्फ क्या रहता है कि हमारी जो ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी उनको पूरा करें, क्योंकि इन्होंने अपने जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें कहा था। लेकिन एक प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी इससे बहुत ज़्यादा आगे होती है। जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभाला था उस समय जो सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो देश की सुरक्षा की थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने देश को घेर रखा था और वो बॉर्डर से अंदर आते जा रहे थे और बड़ा आतंकवाद, माओवाद, इतनी समस्याएं थी। लेकिन कोई भी, आप देखिए कि कोई भी चीज़ जितना कचरा होगा साफ करने में उतना अधिक समय लगता है। तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने राजनीति का स्तर जिस स्टेज पर संभाला है उस प्रकार वो बहुत अव्यवस्थित था और अब संभालने में कुछ समय लगेगा। लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के प्रधानमंत्री जी की जो छवि बनी है या जो भारत के नाम ऊंचा उठा है वो हमारी कूटनीति का ही हिस्सा है। और जो हमारा जो जितना भी इनकी जो यूनियन है वो तुरंत जो नरेंद्र मोदी जी हैं उसको तुरंत बदल देते हैं जिनको उनका कार्य ठीक नहीं लगता, और वो इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते। मतलब उनको यदि मैं सही मायने में कहूँ तो वो एक दबंग प्रधानमंत्री हैं जो अपनी चेयर की भी परवाह नहीं करते और वो दूसरे की कुर्सी की भी परवाह नहीं करते हैं जी। भी मेरा मानना ये है कि अभी 3 वर्ष हो गए हैं, उन्होंने जितनी सुरक्षा हेतु कदम उठाने थे उठा ली हैं। नोटबंदी करके भी जितनी उन्होंने जो कार्य करना था, ब्लैक मनी या जो टेररिस्ट मनी थी, वो जितना भी कर सकते थे वो उन्होंने किया है। लोग तो खाली अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जब आप देश हित के बारे में सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने जितने निर्णय लिए वो ठीक हैं। और आने वाले समय में पहले अपने घर को सुरक्षित करना, कोई भी परिवार का मुखिया पहले अपने घर की चाहे 5 मेंबर हैं सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है। तो नरेंद्र मोदी जी का परिवार 125 करोड़ भारतवासियों का है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले उनको सुरक्षित और स्थिर बनाने की कोशिश की है। भूख की और महंगाई की जो व्यवस्था है नरेंद्र मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अवश्य करेंगे। मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु भी उसकी निश्चित होती है, ये सनातन सत्य है। क्या जन्म के साथ उसके जीवन के जो सुख और दुख वो तय होते हैं? जिस प्रकार आपने प्रश्न किया
कि ये मृत्यु और जीवन के बीच में जिस प्रकार के हमारे भोग हैं वो भोग किस प्रकार से काम करते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, मैं आपको इसका अगर उदाहरण दूं तो आपको बहुत सारे दर्शकों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं और बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसमें कुछ तो डिपॉजिट कराते हैं और कुछ विड्रॉ कराते हैं, लेकिन साल के बाद में यदि आपका उसमें निवेश है, सेविंग बैंक है या एफडी है, तो आपको ब्याज मिलता है। और अगर आपने ऋण ले रखा है बैंक से तो उसमें आपको ब्याज देना पड़ता है, लेकिन हर नव वर्ष में आपको वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। अगर वो देना है तो आपको ब्याज समेत देना है और अगर लेना है तो आपको ब्याज समेत लेना है। तो इसी प्रकार ये जीवन है कि जब आप ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार किसी खास दिन, खास नक्षत्र, खास समय पर जन्म लेते हैं तो आप एक बैलेंस लेके पैदा होते हैं, जिसको हम विंशोत्तरी दशा या बैलेंस ऑफ दशा कहते हैं। तो जब वो दशा लेके पैदा होते हैं उसके बाद में हमारा कर्म शुरू हो जाते हैं। वैसे छोटी उम्र तक लगभग 4 साल तक कर्म नहीं माने जाते, लेकिन 4 साल मतलब जिस दिन से आदमी मैं करना शुरू कर देता है या बच्चा को मैं करना सिखा दिया जाता है, उसके कर्म शुरू हो जाते हैं। तो वो कर्म कुछ डिपॉजिट के रूप में काम करते हैं और कुछ कर्म उसके विड्रॉल के रूप में काम करते हैं और वही हर वर्ष उसको आगे ले जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कर्म के कारण आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपके अनुसार क्या लगता है कि जो हमारा देश है इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक सर्वोच्च शक्तिमान देश बनने की ओर अग्रसर है, और क्या यहाँ की जो जनसंख्या है, जो नागरिक है, वो सुखमय जीवन बिताने की ओर अग्रसर है? देखिए, अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन या जो भविष्यवाणी है वो कुछ अलग निकलती है। वो इस प्रकार हो सकती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये भविष्य में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जो आपने प्रश्न किया वो बड़ी अच्छी दिशा है और बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना ये है कि अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बदले हैं उनमें सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी अपनी सीमा, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से कार्य किया है। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जब से, मेरी इस समय 56 वर्ष आयु है, लेकिन जब से मैंने समझ लिया है, या तो मैंने ये प्रतिभा पहले जो देखी वो इंदिरा गांधी में देखी थी, या उसके बाद उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली जो निर्णय लेने में बिल्कुल स्पष्ट और स्वच्छ हैं, वो भारत के इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोगों का मानना या समाज का या देशवासियों का मानना सिर्फ क्या रहता है कि हमारी जो ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी उनको पूरा करें, क्योंकि इन्होंने अपने जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें कहा था। लेकिन एक प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी इससे बहुत ज़्यादा आगे होती है। जिस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभाला था उस समय जो सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो देश की सुरक्षा की थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने देश को घेर रखा था और वो बॉर्डर से अंदर आते जा रहे थे और बड़ा आतंकवाद, माओवाद, इतनी समस्याएं थी। लेकिन कोई भी, आप देखिए कि कोई भी चीज़ जितना कचरा होगा साफ करने में उतना अधिक समय लगता है। तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने राजनीति का स्तर जिस स्टेज पर संभाला है उस प्रकार वो बहुत अव्यवस्थित था और अब संभालने में कुछ समय लगेगा। लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के प्रधानमंत्री जी की जो छवि बनी है या जो भारत के नाम ऊंचा उठा है वो हमारी कूटनीति का ही हिस्सा है। और जो हमारा जो जितना भी इनकी जो यूनियन है वो तुरंत जो नरेंद्र मोदी जी हैं उसको तुरंत बदल देते हैं जिनको उनका कार्य ठीक नहीं लगता, और वो इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते। मतलब उनको यदि मैं सही मायने में कहूँ तो वो एक दबंग प्रधानमंत्री हैं जो अपनी चेयर की भी परवाह नहीं करते और वो दूसरे की कुर्सी की भी परवाह नहीं करते हैं जी। तो मेरा मानना ये है कि अभी 3 वर्ष हो गए हैं, उन्होंने जितनी सुरक्षा हेतु कदम उठाने थे उठा ली हैं। नोटबंदी करके भी जितनी उन्होंने जो कार्य करना था, ब्लैक मनी या जो टेररिस्ट मनी थी, वो जितना भी कर सकते थे वो उन्होंने किया है। लोग तो खाली अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जब आप देश हित के बारे में सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने जितने निर्णय लिए वो ठीक हैं। और आने वाले समय में पहले अपने घर को सुरक्षित करना, कोई भी परिवार का मुखिया पहले अपने घर की चाहे 5 मेंबर हैं सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है। तो नरेंद्र मोदी जी का परिवार 125 करोड़ भारतवासियों का है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले उनको सुरक्षित और स्थिर बनाने की कोशिश की है।
भूख की और महंगाई की जो व्यवस्था है नरेंद्र मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अवश्य करेंगे। भारत में सबसे पुरानी और अनुभवी पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग मानते हैं, लेकिन आज जिस स्थिति में वो पहुंची हुई है उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है और क्या भविष्य में कांग्रेस पार्टी अपना आधार वापस लेकर आ सकती है? जी, मेरा मानना यह है कि मैं एक समय में जो ज्योतिष का है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में काफ़ी मीटिंग्स होती थी, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का मैं 3 वर्ष प्रधान रहा और मैंने कार्य किया था। मैंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भविष्यवाणी की थी कि सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकती, और आज भी मेरा यही कहना है कि ये कभी भी नहीं बन सकती। कांग्रेस के पतन का एक विशेष कारण है, वो कारण है श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को राजनीति का अनुभव नहीं है जितना कि उनको एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए होना चाहिए, लेकिन जो राजीव गांधी जी के सपोर्टर हैं, ये जो राजीव गांधी जो राहुल गांधी जी को जो चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने, वो इस बात को ध्यान नहीं देते कि इनसे ज़्यादा अच्छी प्रतिभा, नाम और लोगों में प्रियंका गांधी की प्रधानमंत्री को देखने की इच्छा है। सोनिया गांधी जी मेरे विचार से ऐसा समझती हैं कि जो प्रियंका गांधी है वो डोमिनेटिंग है, और यदि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो सोनिया गांधी जी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो प्रियंका गांधी को आगे नहीं लाना चाहती, और राहुल गांधी को इसीलिए आगे ला रखा है क्योंकि राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के कहने पर चलता है। मेरा मानना यह है कि यदि इन्हें बीजेपी से टक्कर लेनी है तो प्रियंका गांधी को आगे लाना होगा, वरना कांग्रेस इनको अगले 50 साल में भी कांग्रेस को ये उठा नहीं सकते अगर इन्होंने कैंडिडेट एज ए पीएम जो है राहुल गांधी को बनाए रखा। देश का जनमानस वो भौतिकवादी सुखों की ओर भाग रहा है, उसे इंसानियत के नाम पर, आपसी रिश्तों के नाम पर परहेज सा होता जा रहा है। क्या हम अपने कुछ कर्मों से, ज्योतिषी उपायों से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? क्या भगवान की बनाई हुई नियति को टाल सकते हैं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपने 2 बातों को जोड़ा है कि क्या कर्मों द्वारा हम नियति को टाल सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नियति को तो नहीं टाला जा सकता, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, लेकिन कर्मों द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है वो मैं आपको मानव की बुद्धि और मानव के कर्म, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जिस प्रकार हम नियति मानते हैं कि वर्षा होगी, ये नियति है, लेकिन मानव ने रेनकोट बनाकर, छतरी बनाकर नियति, बरसात तो नहीं रोक सकता लेकिन अपनी सुरक्षा कर सकता है। इसको हम मानव का प्रयास कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कर्मों द्वारा उसने नियति से सुरक्षा का साधन बना लिया। सूरज जब प्रकोप करता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप सूरज के प्रकोप को आज तक तो विश्व में कोई कम नहीं कर सका। जहाँ पर 49 डिग्री टेम्परेचर है, 48 जो भी है, तो आज तक सूरज के जो टेम्परेचर है उसको कोई विश्व में कोई भी देश कम नहीं कर सका। लेकिन मानव ने अपने कर्मों और अपने प्रयास द्वारा पंखा बनाया, एसी बनाया, प्लेट बनाया, और उस प्रभाव, नियति के, विधाता के या प्रकृति के किसी भी प्रभाव को कम किया। दूसरी दिशा में राज्यों ने डैम बनाए। यदि वही प्रकोप चलता रहे और डैम ना हो तो पूरे का पूरा विश्व अव्यवस्थित हो जाए, लेकिन डैम बनाने से पानी भी रोका जाता है। मैं बात नियति, प्रकृति और आदमी के कर्म और मानव प्रयास की कर रहा हूँ। तो डैम बना के उन्होंने बिजली भी पैदा करी और साथ में जो पानी के प्रवाह से विनाश हो सकता है उसको भी रोका। तो मेरा ये मानना है कि नियति ने जो करना है करेगी, लेकिन मानव प्रयास नियति को बदल नहीं सकते, लेकिन नियति से अपनी सुरक्षा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों के फोन आ रहे हैं, उसमें से एक दर्शक है जो दिल्ली से ही है और उन्होंने सवाल किया है कि मैं बहुत कर्मकांडी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ और मैंने हमेशा
सद्भावना से, सद्व्यवहार से लोगों का दिल जीता है। मैंने कई अच्छे नेक कार्य किए, लेकिन मेरी जिंदगी में सिवाय अंधेरा और उस अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। तो ये क्या कारण हो सकता है? मैं जिन्होंने भी आपको फ़ोन मिलाया है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि भैया, हमेशा संतोष सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको पहले रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक आपको इसका भी उदाहरण दूंगा कि जब हम किसी भी गिलास में पानी भरना शुरू करते हैं तो एक स्थिति आती है कि वो भरता है, धीरे 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 भरता है और भरने के बाद वो छलकने लगता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आप जितनी भी पूजा पाठ, जो भी पुण्य दान पुण्य कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी अपना उत्साह कम ना करो। जिस समय आपके पुण्य का, दान का या आपके विश्वास का गिलास भरेगा, वो अवश्य छलकेगा। इसलिए अपने आप कार्य में लगे रहो, क्योंकि जब तक वो भरेगा नहीं, आप ये मान के चलो कि जितना कार्य मैं कर रहा हूँ, पूजा पाठ, जो कुछ भी उपाय कर रहा हूँ, वो गिलास अभी आपका भरा नहीं। भरेगा तो प्रकृति का नियम है कि वो अवश्य छलकेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि माँ बाप की बातों को इग्नोर करते हैं और वो हमेशा अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज जो शिक्षा पद्धति है उसमें बच्चों को लगता है कि आई एम द बेस्ट। तो वो एक ईगो प्रॉब्लम पैदा करते हैं परिवार में, जहाँ माँ बाप की जो अच्छी बातें हैं वो उनको समझ में नहीं आती। वो अपने साइंस की बातों को ज्यादा अच्छा मानते हैं और वहां पर ही थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से घर में टकराव होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए, आपने जहाँ तक कहा कि बच्चों में एक ऐसी भावना है, आई एम द बेस्ट, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही अच्छी भावना है। और जिस आदमी को ये हो कि आई एम द बेस्ट, पहली बात तो ये है कि बेस्ट और बेटर में फ़र्क है। जिस आदमी को ये लग जाएगा कि आई एम द बेस्ट, वो फिर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। उसमें ऐसा होना चाहिए भावना कि आई विल बी द बेस्ट, कि मैं सबसे ऊपर और अच्छा बनूंगा, लेकिन अभी मैं अच्छा हूँ। ये मेरी समझ कहती है कि उसको बेस्ट की बजाय बेटर सोचना चाहिए कि मैं बेटर हूँ, औरों से बेटर हूँ, लेकिन बेस्ट से पीछे हूँ, लेकिन मुझे बेस्ट से भी आगे जाना है या और भी बेस्ट बनना है। तो वो अपने जीवन में अग्रसर रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक उसके पेरेंट्स की बात है, बच्चों में अभी जो मैंने आपको इंटरव्यू के ब्रेक से पहले हमने जो बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि बच्चों में धीरे धीरे संस्कार की कमी आई है। उसमें मैं बच्चों को दोष नहीं देता, इसमें माता पिता का भी दोष है, क्योंकि माता पिता स्वयं चाहते हैं, पहले वो स्कूल भेजते हैं, स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन करवाते हैं, फिर आप खेल कूद करके आओ, फिर आप जिम जाओ, फिर आप, तो जब माता पिता की स्वयं ही ये इच्छा है कि बच्चा अधिक समय तक अपने कार्य में व्यस्त रहे और हमसे दूर रहे और वो अपने जीवन में आगे बढ़े, तो ऐसे में माता पिता ने कोई भी ऐसा समय नहीं निकाल रखा जब वो बच्चों को साथ प्रेम से, प्रेम व्यवहार से बिता पा रहे हैं। तो ये माता पिता की ही देन है कि बच्चों को उनकी दिनचर्या ऐसी बना देना जिससे कि वो दूर होते जा रहे हैं। तो इसमें माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि उनकी दिनचर्या में कुछ बातचीत का और प्यार का समय निश्चित करें। हमारे स्टूडेंट्स की बात कहें या बिजनेसमैन की बात कहें या पारिवारिक कलह के कारण परिवारों की बात कहें, तो वो जो सुसाइड वाला जो भावना है, क्या किसी परिवार में ऐसी कोई भावना अगर पनप रही हो, उसको रोकना चाहते हैं, तो क्या उपाय है आपके हिसाब से, क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया है, ये मैं आम आदमी पे और विशेष तौर पर जो हमारा किसान वर्ग है, क्योंकि आम आदमी भी इस तरीके से आत्महत्या करता है, और अभी पीछे काफ़ी समय में किसानों के बारे में सुनना आया है। तो इसमें मेरा मानना है कि इस आत्महत्या को या इस सुसाइड को रोका जा सकता है। उसका कारण यह है कि सुसाइड आदमी का एक सुसाइडल टाइम होता है। जैसे उसने ये सोचा कि मैं इस समय आत्महत्या करूंगा, तो हर उसके पीछे एक कारण होता है कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहता है। जैसे अगर हम एक किसान की बात करें,
और वो आत्महत्या एक 30,000 रुपए के ऋण के पीछे कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना है और उसके पास 30,000 नहीं है, तो वो किसी भी कारण से सोच के कि अगर मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मेरा या तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा 1 लाख रुपए का, तो परिवार को भी 70,000 मिल जाएंगे और मेरे भी 30,000 रुपए उतर जाएंगे, तो वो ऐसा निर्णय ले लेता है। लेकिन इसमें जो प्रयास है आत्महत्या को रोकने का प्रयास करने के लिए, जो आदमी ऐसे प्रयास की ओर अग्रसर है वो एकदम कभी भी निर्णय नहीं लेता। पहले कुछ समय उसके हाव भाव होते हैं, वो परेशान होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है, वो अपने संबंधियों से बातचीत करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। और जब उसको कहीं से संतोषजनक उस परिस्थिति से निकलने का उचित उपाय नहीं निकलता, तब वो जाके आत्महत्या करता है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे जब वो समाज को, देश को, राज्यों को, समाज को, यदि कोई आत्महत्या करने वाला आपसे बातचीत कर रहा है और वो आपसे अपने दिल की बात कह रहा है, तो आप उसका निवारण करने की उसकी मदद करो, तो वो आत्महत्या रुक जाती है। ऐसे ही किसानों के विषय में, यदि किसानों को जो राज्य सरकारें एक थोड़ा सा, जैसे किसान को वो सरपंच के पास जाए, सरपंच डीएम के पास जाए, डीएम मुख्यमंत्री के पास जाए या एमएलए एमपी के पास जाए कि इसका 30,000, मैं तो समझता हूं कि इसको तो धार्मिक संस्थान भी रोक सकते हैं। धार्मिक संस्थानों के पास इतना पैसा है, अगर सारा पैसा उनका इकट्ठा कर लिया जाए तो भारत का तो ऋण ही उतर जाए। तो अगर ऐसी न्यूज़ किसान की कि मेरा 1 लाख रुपए है, अगर मुझे नहीं मिला मैं आत्महत्या कर लूंगा, यदि गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में कहीं भी ऐसी न्यूज़ चली जाती है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी संस्थान उस किसान को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए नहीं देगा। तो बात है इसके सिस्टम की कि थोड़ा सा अगर सिस्टम बनाया जाए, सरकार मदद करे, समाज मदद करे, ग्राम पंचायत मदद करे। अगर किसानों की आत्महत्या की बात है, अगर वो नहीं करते हैं तो धार्मिक संस्थान मदद करें, एनजीओ मदद करें, लेकिन एक चेन बना दी जाए जिससे किसान का विवाद वहां तक पहुंच जाए और उसको मदद मिल जाए, तो आत्महत्या रोकी जा सकती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसा कोई सटीक उपाय हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। जहाँ तक लक्ष्मी जी की बात है, लक्ष्मी जी का अर्थ लोग जो है धन और समृद्धि से लेते हैं, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे अच्छा मंत्र तो हमारे पुस्तकों में, ग्रंथों में बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन केवल मंत्र का जाप करने से कार्य नहीं होता। अगर मैंने खाना खाना है और मैं मंत्र का जाप करता रहूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं मंत्र का जाप करते करते कोई मेरे मुंह में खाना डाल देगा। इसका अर्थ यह है कि मैं मंत्र का जाप अवश्य कर सकता हूं, लेकिन प्रयास और कर्म तो मुझे ही करने पड़ेंगे। कोई भी देवी देवता, अगर आप मानते हैं कि लक्ष्मी जी देवी हैं, धन की देवी हैं, तो कोई भी देवी देवता उस घर और उस जगह पर वास करते हैं जहां पर उनको प्रेम और समन्वय मिले, जहां श्रद्धा से उनको बुलाया जाए। याद आप स्वयं देख लेना, यदि आप कहीं जाते हैं और उसके घर में आपको व्यवहार ठीक नहीं मिलता, आपकी आवभगत ठीक नहीं होती, तो आप दोबारा जाना भी नहीं चाहेंगे। तो जिस प्रकार आपकी भावना है, उसी प्रकार देवी देवताओं की भावना होती है कि यदि आप गणेश चतुर्थी में लोग गणेश जी को बुलाते हैं, मैं तो कहता हूं अगर वो गणेश जी को बुलाते हैं तो उनका उतना आदर सत्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज में प्राण है, लेकिन जब आप किसी पत्थर को पूजते हैं तो भावना के अनुरूप उसमें प्राण पड़ जाते हैं, चाहे वो क्षणिक ही पड़े जी। तो मेरे हिसाब से लक्ष्मी जी के लिए सबसे पहले तो आपको अपने परिवार में प्यार, पहले तो प्यार का पौधा लगाओ, आपस में प्यार से रहो। जहां प्यार होता है वहां बरकत होती है। दूसरी बात मेरा मानना है कि मैं पिता के विषय में कहूंगा कि पिता का आशीर्वाद से माता का आशीर्वाद अधिक श्रेष्ठ है। मैंने इतने प्रयास किए हैं जीवन में कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था, एक्सपोजर नहीं मिलता था, मैंने केवल उनको माँ का आशीर्वाद लेने के लिए 40 दिन बताया। मैं कहा यदि आप केवल 40 दिन अपनी माँ का बिना मिस किए आशीर्वाद लेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और उन लोगों ने वो कार्य किया और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि उनको उनका कार्य हुआ। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद और घर में प्यार से रहना ही लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर सकता है। क्या आपको लगता है कि 2019 का जो समय है वो हमारे अनुकूल है
और शासन में जो है परिवर्तन होगा नहीं होगा? इसमें दूसरी पार्टियां इसको गलत ना समझें। जो मेरी कैलकुलेशन और मेरा मानना है कि भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इन्हीं का आना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में जो पार्टियां इकट्ठी होंगी उसमें मैं आपको 3 अक्षर बताता हूं। वो विशेष तौर पे एक तो ए नाम के जितने नेता हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, एम नाम के जितने विपक्षी नेता हैं वो भूमिका निभाएंगे, और आर नाम के जो नेता हैं वो विशेष भूमिका निभाएंगे। और ये तीनों ही नाम राम के नाम में आते हैं। एक आर है, एक एम है और एक ए है। RAM राम। 2019 में जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं ये राम मंदिर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और वही राम का जो उल्टा बनता है वो मरा बनता है, MRA। तो मेरा मानना है कि जो ग्रह दृष्टि है वो 2 दिशाओं में काम करती है। जिस तरीके से कहते हैं कि दिए के तले अंधेरा होता है और दूसरी तरफ प्रकाश। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो राम के नाम का प्रयास कर रहे हैं, इसी नाम के तीनों अक्षर इनके उल्टे जो हैं MRA, वो इनके विपक्ष में बहुत तगड़े तरीके से जो है इनको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हरा नहीं पाएंगे क्योंकि मरा और राम में बहुत फर्क है। क्या राम मंदिर का सपना साकार हो पाएगा? बिल्कुल साकार होगा। और जहाँ तक ये ज्योतिष से संबंधित नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है, क्योंकि जो भी आदमी ज्योतिष का कार्य करता है वो 2 प्रकार से कार्य करता है, एक कैलकुलेशन और एक इंट्यूशन। जो वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं भी देखते देखते उसको इंट्यूशन हो जाती है कि ऐसा होगा, तभी जाके एक तो गणित हो गया, एक फलित हो गया। तो फलित में इंट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है कि राम मंदिर का सपना अवश्य साकार होगा और राम मंदिर अवश्य बनेगा। और मेरी सभी भाइयों से अपील है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, सभी को सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, धार्मिक दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। और राम मंदिर बने ऐसा मैं स्वयं चाहता हूँ, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है। जैसा कि विवाद है, विवाद दूर करके राम जी का राम मंदिर बने, और बीजेपी भी बनाएगी और मेरा भी परमात्मा से ये प्रार्थना है कि राम मंदिर बने। नमस्कार।